जागरण जोश को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हाय, मैं हूँ संगीता कृष्णन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवंबर के महीने में कौन कौन से करंट अफेयर्स हेडलाइंस में रहे। आइए देखते हैं। मोदीनॉमिक्स लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा वर्ष 2018 का सियोल शांति पुरस्कार। WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में वायु प्रदूषण से हर साल 6 लाख बच्चों की मौत होती है और इस मामले में भारत पहले स्थान पर है। INS अरिहंत का पहला डिटरेंस पेट्रोल पूरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश के सुरक्षा की गारंटी है अरिहंत सबमरीन। सरकार और RBI के विवादों के बीच हुई RBI बोर्ड की बैठक। लिए गए कई अहम फैसले और कई अहम मुद्दों पर बनी सहमति। मंगल ग्रह पर लैंड हुआ नासा का इनसाइट। 26 महीने तक करेगा ये काम। अब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले सियोल शांति पुरस्कार के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश दुनिया में बेहतर आर्थिक विकास और भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों में मजबूती लाने के योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सियोल शांति पुरस्कार 2018 से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों को मोदीनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है। इस घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री सियोल शांति पुरस्कार जीतने वाले 14वें व्यक्ति और पहले भारतीय होंगे। अवार्ड के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को $2 लाख की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। इसकी घोषणा सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन के चेयरमैन ने की। ये अवार्ड जीतने वालों में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान और बान की मून भी शामिल हैं। पुरस्कार समिति ने प्रधानमंत्री के धनी एवं गरीबों के मध्य सामाजिक और आर्थिक विषमता को कम करने के लिए मोदीनॉमिक्स को श्रेय देते हुए भारत और विश्व के अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में उनके योगदान की पहचान की है। पुरस्कार समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी कदमों और विमुद्रीकरण के उपायों के माध्यम से सरकार को साफ सुथरा बनाने की दिशा में मोदी के पहलों की भरपूर प्रशंसा की है। समिति ने उन्हें एक्ट ईस्ट नीति और मोदी सिद्धांत के माध्यम से क्षेत्रीय एवं विश्व शांति के लिए संसार के देशों हेतु सक्रिय नीति को अपनाने का भी श्रेय दिया है। अब जानते हैं कि इस पुरस्कार के विजेता का चुनाव कैसे हुआ। 12 सदस्यीय चयन समिति ने दुनिया भर के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के बीच से कड़े डिस्कशन के बाद एक विजेता का चुनाव किया। जिन लोगों के बीच इस पुरस्कार के लिए मुकाबला था, उनमें कई देशों के मौजूदा और पूर्व प्रमुख राजनेता, बिजनेस जगत के दिग्गज, धार्मिक नेता, स्कॉलर, पत्रकार, कलाकार, खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल थे। अब जानते हैं कि सियोल शांति पुरस्कार क्या है। 1990 में स्थापित सियोल शांति पुरस्कार सियोल में सफलतापूर्वक आयोजित 24वें ओलंपिक की याद में दिया जाता है। इससे पहले सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान दिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को संयुक्त रूप से चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया। अब जानेंगे वायु प्रदूषण पर WHO की रिपोर्ट के बारे में विस्तार से और साथ ही जानेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के फैसले के बारे में। वायु प्रदूषण से विश्व भर में हर साल करीब 6 लाख बच्चों की मौत हो जाती है, जो कि 5 साल से कम उम्र के होते हैं। ये दावा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में की। WHO के अनुसार भारत में प्रदूषण के कारण 2016 में करीब 1 लाख बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक इसका कारण है भारत की जहरीली होती हुई हवा। रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। देश में PM 2.5 कणों के कारण हवा प्रदूषित होती जा रही है। दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है, जहां 47,674 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद पाकिस्तान में 21,136 बच्चे और कांगो में
12,890 बच्चों की वायु प्रदूषण के कारण मौत हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस आयु वर्ग में मारे गए बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। भारत में 2016 में करीब 32,900 लड़कियों को इसी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं 5 से 14 साल के करीब 4,300 बच्चों को वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। इन सभी उम्र के बच्चों को मिलाकर देखें तो भारत में 2016 में करीब 1,10,000 बच्चों की मौत हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब तक करीब 20 लाख लोगों की मौत प्रदूषण के कारण हुई है, जो पूरी दुनिया में इस वजह से हुई मौतों का 25% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय की गई वायु गुणवत्ता के मानकों से नीचे लगभग 62 करोड़ बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा 52 करोड़ बच्चे अफ्रीका में और पश्चिमी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के प्रदूषित इलाकों में रहने वाले बच्चों की संख्या लगभग 45 करोड़ है। दिल्ली में हवा की क्वालिटी में लगातार गिरावट आ रही है। PM 2.5 का स्तर 217 तक पहुंच गया है। अब जानते हैं PM 2.5 और PM 10 क्या होता है। PM का अर्थ है पार्टिकुलेट मैटर। प्रदूषण मापने के लिए इसकी संख्या में वृद्धि को मापा जाता है। वायु में PM 2.5 की मात्रा 60 और PM 10 की मात्रा 100 होने तक हवा को सांस लेने के लिए सुरक्षित माना जाता है। पिछले दिनों दिल्ली में PM 10 का स्तर 600 के आसपास था, जिससे शहर की हवा को सांस लेने के लिए बेहद हानिकारक माना जा रहा था। PM 2.5 हवा में घुलने वाला बेहद छोटा पदार्थ है। जब हवा में PM 2.5 का स्तर बढ़ता है तो इससे धुंध जैसी स्थिति बन जाती है। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर फैसले के बारे में। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को रोकने के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को 10 वर्ष से अधिक डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों की सूची वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया, जिनके पंजीकरण की समय सीमा खत्म हो गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिल्ली में प्रदूषण संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि इस पर नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। भारत की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत ने अपना पहला डिटरेंस पेट्रोल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अरिहंत का अर्थ है दुश्मन को नष्ट करना। उन्होंने कहा कि INS अरिहंत 125 करोड़ भारतीयों के लिए उनकी सुरक्षा की गारंटी जैसा है। PM मोदी ने कहा कि हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि है। ये भारत के दुश्मनों और शांति के दुश्मनों के लिए खुली चुनौती है कि वह कोई दुस्साहस ना करे। INS अरिहंत जल, थल और नभ में मार करने में सक्षम है। इसे न्यूक्लियर ट्रायड भी कहा जाता है, यानी 3 स्तरों पर परमाणु सुरक्षा। भारत के पास जमीन से लंबी दूरी के लक्ष्यों को निशाना बनाने वाली अग्नि मिसाइलें काफी पहले से मौजूद थी। इसके अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड ढो सकने में सक्षम फाइटर एयरक्राफ्ट भी थे। कमी केवल समुद्र में परमाणु हमले के मोर्चे पर थी। परमाणु सबमरीन अरिहंत एटमी हथियारों से लैस काफी महत्वपूर्ण हथियार है। ये सबमरीन समुद्र के किसी भी कोने से लक्ष्य को निशाना बनाने की क्षमता वाली मिसाइल छोड़ सकती है। इसे जल्दी डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। साथ ही परमाणु रिएक्टर से मिली एनर्जी से चलने वाली दूसरी खूबियों के कारण लंबे समय तक गहरे पानी के भीतर भी रह सकती है। भारत को INS अरिहंत जैसे 6 परमाणु सबमरीन्स की आवश्यकता है, जिसपे 90,000 करोड़ खर्च का अनुमान है। भारत अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन के बाद छठा ऐसा देश है जिसने अपनी परमाणु सबमरीन बनाने में कामयाबी हासिल की है। 6,000 टन के वजन वाले अरिहंत में 750 किलोमीटर से लेकर 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलें तैनात हैं। इससे पानी के भीतर और पानी के सतह पर परमाणु मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इससे पानी के अंदर से किसी भी विमान को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका 70 से ज्यादा परमाणु सबमरीन्स के साथ पहले नंबर पर है, जबकि 30 सबमरीन्स के साथ रूस दूसरे नंबर पर है। इंग्लैंड के पास 12 और फ्रांस के पास 12 सबमरीन्स हैं।
चीन, अमेरिका और रूस की सबमरीन्स 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली हैं। वहीं INS अरिहंत की क्षमता 750 से लेकर 3500 किलोमीटर तक की है। परमाणु सबमरीन के निर्माण के लिए भारत का प्रयास 1970 में शुरू हुआ था, जबकि इस क्षेत्र में भारत को 90 के दशक में सफलता हासिल हुई। INS अरिहंत को पहली बार साल 2009 में विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में लॉन्च किया गया था। अगस्त 2018 में इसे भारतीय नौसेना में सेवा के लिए सौंप दिया गया। सरकार और RBI के मतभेद की खबरों के बीच हुई RBI बोर्ड की बैठक, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कर्ज में इजाफा करने पर सहमति जताई। इसके साथ ही इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने पर भी सहमति बनी। इस 9 घंटे की बैठक के बाद RBI ने कहा कि केंद्रीय बैंक के निदेश मंडल ने RBI को 25 करोड़ रुपए के कुल कर्ज सुविधा के साथ ही संकटग्रस्त SME के परिसंपत्तियों के पुनर्गठन की योजना पर विचार करने को कहा है। बैठक के दौरान बोर्ड ने कैश रिजर्व अनुपात को 9% रखने का फैसला लिया। हालांकि कैपिटल कंजर्वेशन बफर के दौरान 0.625% के आखिरी चरण को लागू करने के लिए ट्रांजिशन पीरियड को 1 साल बढ़ाने पर सहमति बनी। ये अवधि 31 मार्च 2019 तक ही होगी। बोर्ड ने इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। ये समिति बताएगी कि RBI अपने पास कितना रिजर्व रख सकता है और सरप्लस होने पर सरकार को दिया जाना चाहिए या नहीं। इस समिति की सदस्यता और संदर्भ की शर्तों को संयुक्त रूप से भारत सरकार और RBI द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस बैठक में सरकार द्वारा सुझाए गए कुछ और बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें कमजोर बैंक पर RBI द्वारा उठाए गए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान शामिल हैं। RBI ने कहा कि इस पर उनके एक्सपर्ट गौर करेंगे। दरअसल सरकार और RBI के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी चल रही है। हाल ही में एक खबर आई थी कि इस तनातनी की वजह से RBI गवर्नर उर्जित पटेल अपना इस्तीफा देने वाले हैं। पटेल सरकार की तरफ से सेक्शन 7 के तहत दिए जाने वाले निर्देश से खुश नहीं थे। इस सेक्शन का आज तक कोई उपयोग नहीं हुआ है। सेक्शन 7 के तहत सरकार RBI को निर्देश दे सकती है। चूंकि भारत में RBI स्वास्थ्य है, इसीलिए सरकार RBI को सीधा निर्देश नहीं देती है। हाल ही में खबरें आई थी कि सरकार ने RBI को इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए पत्र लिखे थे। इसी से RBI गवर्नर उर्जित पटेल नाराज हो गए। अब जानते हैं RBI बोर्ड के बारे में। RBI बोर्ड में 18 सदस्य हैं और इस बैठक में वह सब शामिल थे। सदस्यों में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और 4 अन्य डिप्टी गवर्नर पूर्णकालिक आधिकारिक निदेशक हैं। इनके अलावा अन्य शेष 13 सदस्य सरकार द्वारा नामित हैं। सरकार द्वारा नामित सदस्यों में वित्त मंत्रालय के 2 अधिकारी, आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार शामिल हैं। अब जानते हैं नासा के मार्स इनसाइट लैंडर के बारे में विस्तार से। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मार्स इनसाइट लैंडर यान सफलतापूर्वक मंगल के सतह पर उतारा गया। यह ग्रह के सतह पर उतरने के दौरान करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुल 6 मिनट में 0 की रफ्तार पर आ गया। इसके बाद यह पैराशूट से बाहर आया और अपने 3 पैरों पर लैंड किया। नासा ने इस यान को मंगल के निर्माण की प्रक्रिया को समझने और उससे जुड़े नए तथ्यों का पता लगाने के लिए तैयार किया है। दरअसल 2030 तक मंगल पर लोगों को भेजने की कोशिशों के लिए नासा को इस लाल ग्रह के तापमान को समझना महत्वपूर्ण है। नासा का ये यान सीज़्मोमीटर की मदद से मंगल के आंतरिक परिस्थितियों का अध्ययन करेगा। नासा के इस यान में $1 बिलियन यानी 70 अरब रुपए का खर्च आया है। सौर ऊर्जा और बैटरी से ऊर्जा पाने वाले लैंडर को 26 महीने तक संचालित होने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि नासा को उम्मीद है कि यह इससे अधिक समय तक चलेगा। नासा के मार्स इनसाइट लैंडर को मई 2018 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले वर्ष 2012 में क्यूरोसिटी रोवर को लॉन्च किया गया था, जिसने मंगल ग्रह के सतह के बारे में पुख्ता जानकारियां पृथ्वी पर भेजी थी। अब हम जानते हैं कि इस मार्स इनसाइट लैंडर की विशेषताएं क्या हैं। लगभग 358 किलोग्राम के इनसाइट का पूरा नाम है इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सीस्मिक इन्वेस्टिगेशंस, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। 7,000 करोड़ के इस मिशन में US, फ्रांस, जर्मनी समेत 10 से ज्यादा देशों के वैज्ञानिक शामिल हैं।
इस यान का मुख्य उपकरण है सीज़्मोमीटर यानी भूकंप मापी, जिसे फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी ने बनाया है। इसका मुख्य काम है सतह के आंतरिक भाग में चल रहे वेव्स को समझना और उन्हें रिकॉर्ड करना। इससे यह पता चलेगा कि इन वेव्स के निकलने का कारण क्या है। लैंडिंग के बाद इस सीज़्मोमीटर को रोबोटिक आर्म द्वारा मंगल की सतह पर लगाया जाएगा। इस यान का दूसरा मुख्य उपकरण है सेल्फ हैमरिंग, जो ग्रह के सतह में ऊष्मा के प्रवाह को दर्ज करेगा। नासा ने इनसाइट को लैंड कराने के लिए इलिजियम प्लेनेशिया नाम के लैंडिंग साइट को चुना, जिससे सीज़्मोमीटर लगाने और सतह को ड्रिल करने में आसानी होगी। इसी के साथ ही हम इस महीने के करंट अफेयर्स वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट को www.jagranjosh.com और डाउनलोड करें जागरण जोश करंट अफेयर्स ऐप को।